हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। 11th क्लास के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम फिर से आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ जिसका नाम होगा अफबाउ प्रिंसिपल। क्या होता है अफबाउ प्रिंसिपल, ये हम आपको बताएंगे। 10th लेवल पे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा होता है शेल्स में, कि सर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2n² फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, थर्ड शेल में 18 आते हैं, फोर्थ में 32 आते हैं। इस तरह से ये बात आप लोगों ने 10th में की हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है वो सब शेल्स में कैसे होती है। कि सब शेल जैसे S होता है, P होता है, D होता है, F होता है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कैसे होती है। देखो समझो कि जो इलेक्ट्रॉन शेल में कैसे होते हैं ये तो हमको पता है। सब शेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए अफबाउ प्रिंसिपल ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले उस सब शेल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, उसके बाद में उस सब शेल में जाएगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इन शॉर्ट आई कैन से दैट इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन द सब शेल ऑफ लोअर एनर्जी फर्स्ट देन इन हायर एनर्जी। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन द सब शेल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। कि इलेक्ट्रॉन सब शेल में इस तरह से भरे जाएंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। पहले इलेक्ट्रॉन पहले वाले सब शेल में जाएगा, फिर उसके बाद में उससे ज्यादा एनर्जी वाले सब शेल में जाएगा, फिर उसके बाद में उससे ज्यादा एनर्जी वाले सब शेल में जाएगा। अब सर हमको कैसे पता चलेगा कौन से सब शेल की एनर्जी कम होगी और कौन से सब शेल की एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे N+L रूल में। तो ये सारी बातें यहीं पे हम करेंगे। सबसे पहले अफबाउ प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन द सब शेल ऑफ लोअर एनर्जी फर्स्ट then in higher energy, or you can also write like that, electron are filled in the subshell in their increasing order of energy. ओके, अब इलेक्ट्रॉनों को फिलिंग कर लेंगे। आप लोगों को ये पता है स्टूडेंट कि जो S सबशेल होता है उसमें एक ऑर्बिटल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y स्क्वायर एंड dz²। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कितनी हो सकती है? 10 हो सकती है। एंड f सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो f सबशेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 14। अब देखो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करने के लिए अफबाउ ने एक छोटी सी बात हमको बताई। जैसे पहला वाला शेल है, पहले वाले शेल में कितने सबशेल होते हैं? एक, 1s, राइट। दूसरा वाला शेल है, दूसरे वाले शेल में 2 सबशेल होंगे, 2s एंड 2p, करेक्ट। तीसरा वाला शेल होगा तो उसमें 3 सबशेल होंगे, 3s, 3p एंड 3d। फोर्थ वाला शेल होगा, उसमें कितने शेल होंगे सर? 4 सब शेल होंगे, 4s, 4p, 4d एंड 4f। अगर मैं फिफ्थ वाली शेल की बात करूंगा तो उसमें 5 सब शेल होंगे। कौन कौन से होंगे? 5s, 5p, 5d, 5f एंड 5g। ठीक है, 5G की कभी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं अभी आप लोगों के सामने, तो हम G को लिख के आप लोगों को कंफ्यूज करना नहीं चाहते हैं कि क्योंकि बुक में भी आप ढूंढोगे तो 5G नहीं लिखा हुआ, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, बस इसलिए, और कोई रीजन नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा किसमें? 1s में। अब हमको तीर चलाने हैं। क्या चलाने हैं? देखो तीर हमने एक चला दिया तीर चलाने, तीर कमान से तीर निकालने। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में जाएगा। एस में ध्यान रखना है 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा स्टूडेंट 2s में, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s के बाद में 2p में, एंड 2p के बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में, ठीक है। 3s के बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p एंड देन 4s, इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा 3p के बाद। 3p के बाद में 4s एंड 4s के बाद में आता है 3d। 3d के बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा 4p, 4p के बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा 5s में। 5s के बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 4d में। 4d के बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 5p में। 5p के बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 4f में। 4f के बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 5d में। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है। मतलब क्या है कि सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 1s की। उससे ज्यादा एनर्जी कितनी होगी? 2s की।
2s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2p की। 2p से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 3s की। 3s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 3p की। 3p से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 4s की। मतलब इलेक्ट्रॉन इन सब शेल में फिल हो रहे हैं। किस तरह से फिल हो रहे हैं, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ओके, अब मैं आप लोगों को इतनी बात आप लोग समझ गए। सॉरी, एक बात और बताएं, स्टूडेंट्स के माइंड में अक्सर कर रहता है सर आप हमें पढ़ा रहे हो ऑफ-वो प्रिंसिपल, तो सर ऑफ-वो किसी साइंटिस्ट का नाम होगा। तो हम बता दें आप लोगों को, ऑफ-वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था। ऑफ-वो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, ऑफ-वो किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑफ-वो एक वर्ड है, अब ग्रीक वर्ड है, जर्मन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ये आप अपनी अपनी बुक्स में ढूंढ लेना, उससे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। ऑफ-वो एक वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। अब हम आप लोगों के सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करके दिखाते हैं कई सारे एलिमेंट का। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमको बस यही सीखनी है कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, उसके बाद हीलियम, देन लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, राइट, सोडियम। इसके बाद भी हैं, उनको भी हम करेंगे, पहले इनके समझते हैं उसके बाद में उनको करेंगे। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, लिथियम के लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s में। लिखने का तरीका क्या है, हम राइट करते हैं 1s1। ठीक है, कि जो हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन है वो 1s में है, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 1s2। ओके, इसको रीड करने का तरीका भी आप देखिएगा, 1s1 एंड 1s2। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सर 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में जाएंगे, 1s2, बाकी 3 में से एक इलेक्ट्रॉन बचा। अब वो कहाँ जाएगा, 1s के बाद में कितने जाता है इलेक्ट्रॉन, 2s में, तो 1s2 एंड देन 2s1, राइट। फिर आता है बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो 4, 2 इलेक्ट्रॉन तो सर फर्स्ट वाले शेल में चले जाएंगे, 1s2 एंड 2s2, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले सब शेल में चले जाएंगे। फिर आता है बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो सर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2s के बाद में कौन आएगा, 2p1। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होने चाहिए, 2 एंड 2 4 एंड 1 5। ओके, 1s के बाद देखो पहला वाला शेल, पहले वाले शेल में एक सब शेल 1s, दूसरा वाला शेल जिसमें 2 सब शेल 2s एंड 2p, तीसरा वाला शेल जिसमें 3 सब शेल 3s 3p 3d, फोर्थ वाला शेल जिसमें 4 सब शेल 4s 4p 4d 4f। इस तरह से आप लोगों को ये याद भी करके चलना है कि पहले 1s आता है, 1s हो गया, फिर कौन सा आएगा 1s के बाद में 2s 2p, फिर आएगा 3s 3p 3d आना चाहिए, लेकिन 3d से पहले 4s आता है, देख लीजिएगा 3d से पहले 4s आता है, ये रहा 3d से पहले कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा। इसका भी रीजन हम आपको बताएंगे, फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेगा 1s2 2s2 एंड 2p2, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। नाइट्रोजन का कितना रहेगा, 1s2 2s2 एंड 2p3, करेक्ट। टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगे, नेक्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन 2p में जाएंगे। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, दैट्स व्हाई आई कैन राइट 1s2 2s2 एंड 2p4। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन 2p में। देन कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो 1s2 2s2 एंड 2p5, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में एंड बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन 2p में। अब आता है नियॉन, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होना चाहिए बच्चों, अपने आप बता दो, 1s2 2s2 2p6। अब
पी ऑर्बिटल कंप्लीट, क्योंकि पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ध्यान रखना, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, पी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 6, पी के बाद में क्या आता है डी, डी के बाद में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14। अब आता है सोडियम, देखो सबसे पहले 1s, 1s के बाद में 2s, देन 2p, 2p के बाद में कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है 3s। तो चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3s में, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, करेक्ट। टोटल इलेक्ट्रॉन 11 होने चाहिए, 2 and 2 4 and 6 10 और 1 11। अब सोडियम के बाद में कौन आता है स्टूडेंट, मैग्नीशियम आता है। तो चलो मैग्नीशियम को भी यहीं पे करते हैं हम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, सर सबको पता है ये बात तो है ना। एटॉमिक नंबर जरूर याद हो आप लोगों को, 1s2, 2s2, 2p6 एंड देन 3s2, करेक्ट। 3s2 कंप्लीट हो गया। अब मैं इनको जरा रफ कर देता हूं जिससे हमको थोड़ी सी जगह मिलेगी। आप लोग इतना राइट कर लो फटाफट से, चलो रफ कर देते हैं हम, क्योंकि रफ करेंगे तब जगह बनेगी बाकी के एलिमेंट के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करने के लिए। ये बिल्डिंग अब भी हम हटा देते हैं। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, कभी कभी जब बाय बाय होता है ना, एग्जाम में प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल के टाइम ड्यूरिंग बाय बाय होता है, तो जो एग्जामिनर होते हैं वो इन छोटी छोटी बातों को पूछ लेते हैं। बच्चे कहते हैं सर अबाउ लॉ पढ़ रहे हैं, अबाउ प्रिंसिपल पढ़े हैं, तो इसका मतलब अबाउ किसी ना किसी साइंटिस्ट का ही नाम होगा, तो पता ही नहीं है सर, तो ध्यान रखना है ना। मैग्नीशियम के बाद में कौन आता है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। तो सबसे पहले देखो पहले वाले शेल में 1s, फिर दूसरे वाले शेल में 2s 2p, फिर कौन सा आएगा 3s 3p 3d, ओके। लेकिन 3d से पहले 4s आता है। तो चलो फटाफट से करो, 13 है एटॉमिक नंबर, कितना रहेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 एंड 12। 3s के बाद में क्या आएगा 3p 3p1, ठीक है। 3s के बाद में कौन आता है, सबसे पहले 1s, देन 2s 2p, 3s 3p, इस तरह से 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, लेकिन 3d से पहले 4s आता है। ये बात आप लोगों को थोड़ा सा अभी समझ के चलनी है, हम रीजन बताएंगे आगे जब n+l रूल बताएंगे। देन सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो कितना होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। फास्फोरस के बाद में आता है स्टूडेंट सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, ओके। कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, टोटल इलेक्ट्रॉन 16 होने चाहिए, आप इन सबको ऐड करके भी देख सकते हो। देन आता है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। आफ्टर क्लोरीन देयर इज आर्गन, ओके, एटॉमिक नंबर 18। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिट, ओके, p ऑर्बिटल कंप्लीट। अब p ऑर्बिटल के बाद में आना चाहिएगा, देखो 1s हो गया, ये पहला वाला शेल, ठीक है, ये हो गया पहला शेल, ये हो गया दूसरा शेल, ठीक है। अगर आप शेल वाला कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो शेल वाला कॉन्फ़िगरेशन भी हम लिख सकते हैं, इसका 1 रहेगा, इसका 2 रहेगा, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल, तो 2,1, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल, 2,2, ये पहला शेल और ये दोनों मिला के दूसरा शेल, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबको पता होना चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करता है नंबर ऑफ शेल को। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब दूसरा वाला शेल है और दूसरे वाले शेल में 2 सब शेल हैं। तो कितना हो गया शेल का कॉन्फ़िगरेशन 2,3। यहाँ पर ये पहला शेल है और ये दोनों मिला के दूसरा शेल बनने हैं, तो 2,4, राइट। इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। इसका देखोगे आप कॉन्फ़िगरेशन, तो ये पहला शेल है, ये दोनों मिला के दूसरा शेल है और ये तीसरा वाला शेल है, तो 2,8,1, ओके। तो सब शेल वाला भी कॉन्फ़िगरेशन समझना है और शेल वाला भी कॉन्फ़िगरेशन समझना है। इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये पहला शेल हो गया, दूसरा शेल हो गया, तीसरे वाले शेल में 3 सब शेल होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए, 3 3p एंड 3d होना चाहिए था, लेकिन 3d से पहले ध्यान रखना है हमको, 3d से पहले 4s आता है, 3d से पहले आता है 4s। आर्गन के बाद में कौन आता है स्टूडेंट, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19। तो क्या होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, ये पहला शेल, ये दोनों मिला के सेकेंड शेल, फिर 3s2, 3p6
आना चाहिए था 3D, लेकिन 3D से पहले कौन आता है 4s, तो 4s 1,3D को लिख दो, लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए। पोटेशियम के बाद में स्टूडेंट कैल्शियम आता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होना चाहिए, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देखो 4s भी कंप्लीट हो गया क्योंकि s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, s में 2 आते हैं, p में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं, f में 14 आते हैं। अब कैल्शियम के बाद में एटॉमिक नंबर आता है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, राइट। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 4s के बाद में स्टूडेंट क्या आना चाहिए 3d, ओके 4s के बाद में आता है 3d, ओके 3d1 4s2 3d1। स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22, कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पे 3p4 नहीं आएगा 3p6 आएगा, देन 4s2 एंड 3d2, ओके ये हो गया एटॉमिक नंबर 20 का कॉन्फ़िगरेशन। अब टाइटेनियम के बाद के जो एलिमेंट है उनका भी कॉन्फ़िगरेशन हम राइट करते हैं, और दो वाले कॉन्फ़िगरेशन को हम रफ कर रहे हैं। आप लोग जरा जल्दी जल्दी से बस राइट करते हुए चलिएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग बाद में इन सारी चीजों को रिवीजन करो तो अच्छे से ये चीजें आप लोगों की समझ में आ जाए। क्योंकि अब जो हम आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे जब भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सब शेल वाला ही करेंगे, वो 2,8 वाला कॉन्फ़िगरेशन अब हम यूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो हमको एग्जैक्ट जानकारी नहीं देता है। सब शेल वाला कॉन्फ़िगरेशन हमको एग्जैक्ट जानकारी देता है। स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, टाइटेनियम के बाद में वेनेडियम, एटॉमिक नंबर 23, 1s2 पहला वाला शेल, 1s के बाद में कौन आएगा 2s2p, फिर कौन आएगा 3s 3p 3d आना चाहिए लेकिन 3d से पहले 4s आता है, ध्यान रखना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आना चाहिए 3d, लेकिन 3d से पहले 4s आता है, 4s2 एंड 3d 3, ओके। जब यहाँ पर 3d2 हुआ तो वहां पर 3d 3 होना चाहिए, आप चेक भी कर लेना। एटॉमिक नंबर 23 है तो 2 and 2 4 and 10 हो चुका है, यहाँ तक 18 20 एंड 23। अब वेनेडियम के बाद में क्रोमियम, ओके एटॉमिक नंबर 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ठीक है। देखो इसके ऊपर हम एक स्टार बना दे रहे हैं, ठीक है, जैसे क्रोमियम, आप जब भी आपके सामने क्रोमियम आएगा तो याद आएगा कि सर क्रोमियम के ऊपर सर ने स्टार बनाया था। स्टार का मतलब इसके बाद में कोई स्पेशल बात है। अब वो स्पेशल बात क्या है हम आपको ये बताते हैं। देखो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट, है ना, ऑर्बिटल को इस तरह से बनाया जाता है, सबको पता है 1 2 3 4 5। अगर डी में 4 ऑर्बिटल हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे 1 2 3 4। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तब किस तरह से होंगे 1 2 3 4 5। ये ऑर्बिटल अभी कैसा है, ये ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, आधा भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये ऑर्बिटल आधा भरा हुआ नहीं है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। जो ऑर्बिटल आधे भरे हुए होते हैं और जो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो स्टेबल ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता है, ठीक है। क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये पूरा सेम रहता है। चलो हमने इसका गलत वाला तो लिख दिया, सही वाला भी लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होना चाहिए। 3p6 के बाद में एक इलेक्ट्रॉन 4s से कहां पर चला जाता है 3d में चला जाता है, ठीक है, जिससे कि अब ये d वाला ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गया। और मैंने क्या बोला है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। तो हमने आप लोगों के सामने दोनों बातें लिखी हैं, गलत वाला भी लिखा है और सही वाला भी लिखा है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्या होता है गलत कॉन्फ़िगरेशन और क्या होता है सही कॉन्फ़िगरेशन किसका, क्रोमियम का। क्रोमियम के बाद में स्टूडेंट आता है मैग्नीज, एटॉमिक नंबर 25। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
एक इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा आगे वाला 4s2 3d5, ठीक है। अब देख लेना टोटल ये इलेक्ट्रॉन 25 होने चाहिए। देखो यहाँ तक 10, 20 एंड 25। मैग्नीज के बाद में आता है आयरन, एटॉमिक नंबर 26। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब 2 में तो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते ना भाई, 2 में तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। अब आगे वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी में जाएगा, क्योंकि डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, डी में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 जा सकते हैं। अब कितना हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। आयरन के बाद में कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर 27। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d7। कोबाल्ट के बाद आता है स्टूडेंट निकल। निकल का एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद होना चाहिए सर। देखो एग्जाम में कैसे दे दिया जाता है कि राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट, तो आपको एटॉमिक नंबर याद होना जरूरी है। एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा तो आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करेंगे, ओके। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4d आना चाहिए, लेकिन सॉरी 3d आना चाहिए। 3d से पहले कौन आता है, 4s आता है, 4s2 एंड 3d8। आफ्टर निकल कॉपर, एटॉमिक नंबर 29 होता है कॉपर का। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9 होना चाहिए। लेकिन हम इसके भी ऊपर एक स्टार बना रहे हैं, और स्टार का मतलब आप सब लोग समझ गए होंगे अब तक कि सर यहाँ पर भी कोई ना कोई स्पेशल बात है। तो वो स्पेशल बात क्या है, यहाँ पर 3d9 है। अब 3d9 होगा तब चलो हम यहाँ बनाते हैं आप लोगों के लिए। कहाँ बनाए भाई, यहीं पे बनाना पड़ेगा, कोई और जगह बची नहीं रही है। अगर मुझे 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं स्टूडेंट तो कैसे फिल किए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट फिल्ड हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाए तो ये डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, कंप्लीट फिल्ड हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं और जो फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, 2 वर्ड बोल रहा हूं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। इसकी वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता है। कॉपर का जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टूडेंट वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, हमने आपको क्रोमियम के बारे में बताया है और कॉपर के बारे में बताया है, और एग्जाम में ज्यादातर यही दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, कॉपर में और क्रोमियम में हमने आपको स्टार लगाया है। स्टार का मतलब देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट कॉपर एंड क्रोमियम। स्पेशल बात क्या है उसको ध्यान रखिए। जिंक, एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। तो यहां तक देखिए हमने आपको एटॉमिक नंबर 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाई स्टूडेंट। 1 से लेके 30 तक सारे एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन हमने करके दिखाई। अब हम बताते हैं यहाँ पर कि सर ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाता है फिर 2s में जाता है, मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से सब शेल की एनर्जी कम है और कौन से सब शेल की एनर्जी ज्यादा है। भाई ऑफोंग ने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन द सब शेल in their increasing order of energy, या इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड फर्स्ट इन द सब शेल ऑफ लोअर एनर्जी देन इन हायर एनर्जी। तो हाउ वुड आई नो विच सब शेल हैव lower energy and which subshell have high energy, and for that we have n plus l rule। क्या है n plus l rule हम बताते हैं, पहले आप सब इन सबको राइट करते हैं स्टूडेंट। n plus l rule की कि n plus l rule क्या होता है और हमको क्या बताता है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना n plus l rule का क्या यूज है, हमको ये पता करना है कि कौन से सबशेल की एनर्जी ज्यादा है कौन से सबशेल की एनर्जी कम है, एंड फॉर दैट वी हैव n plus l rule। n plus l rule क्या बताता है, जैसे आपसे बोला जा रहा है कि 1s है और 2s है, आप मुझे बताओ कि सर किसकी एनर्जी इसमें कम है और कौन से सबशेल की एनर्जी ज्यादा है। तो हमें पता है कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में गया है बाद में 2s में गया, तो 1s की एनर्जी कम होनी चाहिए 2s की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन सर पता कैसे चला कि 1s की एनर्जी कम है और 2s की एनर्जी ज्यादा है, तो देखो हम बताते हैं इसके लिए आप पहले n
और एल की वैल्यू राइट करिए। एन सब लोग समझते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल सब लोग समझते हो एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में भाग जाओ और पहले क्वांटम नंबर वाले टॉपिक को क्लियर कर लो, उसके बाद में ही इसको देखिएगा। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 सर, फर्स्ट वाला शेल है, और एल की वैल्यू एस है तो फिर 0 होगा, हमने बताया था एस पी डी एफ। इसके लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 0 1 2 3 राइट। तो एन प्लस एल कितना हो गया 1 + 0 दैट इज 1। इसके लिए देखो एन की वैल्यू कितनी है 2 और एल की वैल्यू एस है, एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, तो एन प्लस एल कितना हो गया 2 + 0 दैट इज 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आसानी से कि एन प्लस एल किसके लिए ज्यादा है सर, 2s का एन प्लस एल 2 है और 1s का एन प्लस एल 1 है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि 2s ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी किससे 1s ऑर्बिटल से। बहुत सिंपल सा लॉ है सर, सिर्फ एन की वैल्यू देखो और एल की वैल्यू देखो। और देख लेते हैं, कोई कहेगी सर बताओ 3d और 4s, जैसे आप लोगों को पता है कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में गया था, बाद में 3d में गया था, इसका मतलब 4s की एनर्जी कम होनी चाहिए और 3d की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। चेक करते हैं क्या वाकई में ऐसा है या सर ऐसे ही हमने उल्लू बना दिया है। तो देखो इसके लिए एन की वैल्यू चेक करो, एन की वैल्यू कितनी रहेगी 3, थर्ड वाला शेल है, डी है तो एल की वैल्यू कितनी रहेगी स्टूडेंट 2 राइट। तो एन प्लस एल कितना रहेगा 3 + 2 दैट इज 5। और 4s के लिए देखोगे तो n की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू s है, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो n + l कितना हो गया 4 + 0 दैट इज 4। तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब 3d ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी और 4s ऑर्बिटल की एनर्जी सब शेल की एनर्जी कम होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है उसके बाद में 3d में जाता है राइट। एक और केस देखते हैं हम आप लोगों के लिए, 3d है ठीक है और 4p है, 3d है और 4p। आपको ये बताना है इसमें से कौन से सब शेल की एनर्जी ज्यादा है और कौन से सब शेल की एनर्जी कम है। तो इसके लिए n + l रूल, n की वैल्यू यहाँ पर 3 और l की वैल्यू d के लिए 2 होती है ठीक है। तो n + l कितना हो गया डियर स्टूडेंट यहाँ पर 3 + 2 दैट इज 5 करेक्ट, 3 + 2 दैट इज 5। इसके लिए देख चेक करते हैं, n की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू p है तो l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ क्वांटम नंबर वाला वीडियो अगर नहीं देखा है स्टूडेंट तो प्लीज पहले उसको आप परफेक्ट कर लो। तो यहाँ पर n + l कितना हो गया, यहाँ पर n + l हो गया 4 + 1 दैट इज 5। अब यहाँ पर चक्कर पड़ गया सर, यहाँ भी n + l 5 है, यहाँ भी n + l 5 है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और कौन सी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। तो बहुत आसान है, अगर ऐसा सिचुएशन आ रही है कि n + l की वैल्यू सेम आ रही है तो आप n की वैल्यू को देखोगे, किसको देखोगे n की वैल्यू को देखिएगा। If the sum of n + l is same for two subshell, then look at the value of n। जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब हमको क्लियर पता चल रहा है कि सर 4p ऑर्बिटल 4p सबशेल की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और 3d सबशेल की एनर्जी कम होनी चाहिए। तो आई होप इन 3 बातों से आप लोग आसानी से समझ गए हो कि सर n + l रूल क्या है, कि n + l रूल से हम ये पता करते हैं कोई भी सबशेल की एनर्जी ज्यादा होगी या फिर कम होगी। कभी कभी ये दे दिया जाता है कि आप लोगों के सामने n 3 है, l की वैल्यू 2 है ओके, और m की वैल्यू मान लीजिए -1 है, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू मान लीजिए 0 है। बताओ ये दो सबशेल के बारे में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी एनर्जी कम होगी, तो आसानी से देख लेना। इसके लिए n + l कितना है 5, इसके लिए n + l कितना है 4। तो डेफिनेटली फर्स्ट वाले शेल की एनर्जी सबशेल की एनर्जी ज्यादा होगी और सेकंड वाले सबशेल की एनर्जी कम होगी। तो n + l रूल इज क्लियर। तो यहाँ पर हमने बताया आप लोगों को स्टूडेंट की अफो प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग ऑर्बिटल्स में सबशेल्स में कैसे करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, और कौन सा सबशेल कम एनर्जी का होगा कौन सा सबशेल ज्यादा एनर्जी का होगा ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमारे पास में है n + l रूल।